नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी चक्कर में पड़े, नीतीश नायडू भी चकमा देने लगे, ट्रंप युद्ध से भाग चले। पहले हम लोग ईरान और इजराइल के उस युद्ध पर चर्चा कर लें जो बीती रात घटनाएं घटी और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कि बातों का कोई ठिकाना न रहा और युद्ध से बार बार भागते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार 48 आवर, उसके बाद 5 दिनों के लिए, फिर 10 दिनों के लिए, लेकिन अब हमेशा के लिए। जिन 60,000 अमेरिकी कमांडोज को जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए उतारा गया था ईरान के साथ, ईरान ने उसके बदले 10 लाख कमांडो सड़क पर उतार दिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहा कि ईरान ने 2 लाख फिदाइन कमांडो उतारे। ईरान के अंदर एक सेना होती है और एक पर्सनल सेना होती है जो ईरान के युवाओं को उसका कमान दिया जाता है, जो पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ईरान जिस तरह से अपने युवाओं को खड़ा करता है और हर घर का परिवार देश के लिए कुर्बान होने को तैयार रहता है। हर घर का एक व्यक्ति जब इस जंग में जाता है तो अपने माँ बाप को अलविदा कह करके जाता है, यानी कि देश के लिए समर्पित होने जाता है। अमेरिका में वह चीज नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से नेतन्याहू को और ट्रंप को फटकार लगा दी, ट्रंप के खिलाफ 90 लाख अमेरिकी जनता सड़क पर, 50 राज्य, 300 शहर और 90 लाख जनता। सोचिए कि वह दृश्य क्या होगा। और ट्रंप भाग खड़े हुए। लेकिन यहां बात सिर्फ यह नहीं कि भाग खड़े होना, सवाल यह है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे शक्तिशाली देश अगर ईरान के 1 करोड़ 30 लाख की आबादी के सामने भाग रहा है तो फिर उसका मतलब क्या है। अब एक ऐसे मोड़ पर यह युद्ध आ गया है कि ईरान अपने आन बान और शान की लड़ाई लड़ रहा है। चूंकि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को जिस तरह से खामनेई और उनके परिवार को शहादत देनी पड़ी, एक धोखे से इजराइल और अमेरिका के इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने मार गिराया। नुकसान ईरान के भी हुए हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मिडिल ईस्ट को, दुबई, कतर, ओमान, मस्कट, सऊदी, जिस तरह से तबाह किया है, अमेरिका की कमर टूट गई है। यही मिडिल ईस्ट है जिसकी वजह से अमेरिका के खजाने में 4 चांद लगता है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के 1000 करोड़ रुपए के मिसाइल और फाइटर जेट को मात्र 2 से 3 लाख के ड्रोन से और मिसाइल से मार गिराया। जितना अमेरिका का खर्च हुआ इस युद्ध के अंदर, उसका 25% भी ईरान का खर्च नहीं हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी जो रही, हल्की, सस्ती, टिकाऊ वाली टेक्नोलॉजी रही जो बड़े बड़े धुरंधर मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन ईरान के मिसाइलों का कोई तोड़ नहीं रहा। जब ईरान ने डांसिंग मिसाइल निकाली तो पूरा दुनिया दंग रह गया। अब सवाल यह है कि हमारे मोदी जी का क्या होगा। दुविधा में दोनों गए, अरहिमन मिले न राम। न तो नेतन्याहू टिक पाए या न ट्रंप टिक पाए। माय फ्रेंड ट्रंप और माय फ्रेंड मोदी गड्ढे में दफन होते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ भी जनता सड़क पर है, ट्रंप के खिलाफ भी जनता सड़क पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी भारत की जनता सड़क पर है। 12 सालों के अंदर जो इस देश को चकमा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।
2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, C2+50 किसानों को MSP देंगे, आमदनी दुगुनी होगी। सब जुमले रहे, बल्कि हकीकत तो यह है, जब मनमोहन सिंह सरकार गई उस समय हमारे देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आज हकीकत यह है कि 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, और अब 8,30,000 करोड़ का कर्ज। और हमारे आजादी के इतिहास में पहली बार एडिशनल फंड सरकार को जारी करना पड़ा प्रस्ताव पास करके, लेकिन चर्चा नहीं हुआ कि वह एडिशनल फंड क्यों चाहिए। जिस केरोसिन को बैंड किया मोदी सरकार ने, उसी केरोसिन को पेट्रोल पंप पर फिर से सेल करने के लिए एथोराइज कर दिया। लेकिन क्या इससे पेट्रोल में घपलेबाजी नहीं होगी? क्या जिस तरह से डीजल और पेट्रोल में पहले केरोसिन मिला करके बेचा जा रहा था और बंद किया गया था, क्या वही ज्यादा नहीं होगा? क्या जो 10 साल और 15 साल गाड़ियां चलने वाली है, 5 साल 7 साल में वो गाड़ियां कट नहीं जाएगी? जिस अर्थव्यवस्था को हमारे देश की सरकार कह रही थी कि चौथी इकोनॉमी, तीसरी इकोनॉमी है, आज जिसे 7.8 और 6 पॉइंट बताती है, वह 3.5 to 3.6 के आसपास है। IMF ने जिस तरह से भारत को C ग्रेड में रखा है, शर्म से सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी बेइज्जती क्या होगी। एक ऐसे मुहाने पर हमारा देश आकर के खड़ा हो गया कि रसिया के इस ऐलान के बाद कि 1 अप्रैल से वह पेट्रोल गैस नहीं बेचेगा नहीं, 1 अप्रैल से जुलाई तक वह नहीं सेल करेगा, ऑर्डर पास हो गया। पूरे विश्व के नाक में दम हो गया। 200 रुपया लीटर पेट्रोल और 200 रुपया लीटर डीजल लेने के लिए तैयार रहिए आप लोग। जिस आपदा की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि आने वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या लॉन्ग टर्म के लिए है, वैसे ही हम उसको पार कर जाएंगे जैसे कोरोना काल को किए। तो कोरोना काल के वक्त 45 लाख लोग तकरीबन मौत के घाट उतर गए थे, लाइनों में लगे थे, हर कोई अपने परिजनों को खो रहा था, शमशान घाट में 4-4 दिन लाइन लगा करके रख रहा था। क्या उस आपदा से जूझना है देश को? उससे भी बड़ी आपदा बेरोजगारी और महंगाई कमर तोड़ होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप और नेतन्याहू के चंगुल में पूरी तरह से हमारे देश की सरकार फंसी हुई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने सच कही थी कि यह नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है, मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ट्रंप तो भाग खड़ा हुआ, मोदी जी कहां जाएंगे? रसिया और ईरान के जो वर्षों के संबंध थे, सालों पुराने संबंध थे, वह रिश्ते तोड़ करके इजराइल और अमेरिका के साथ हमारे देश की सरकार ने रिश्ते बना लिए। मदरलैंड फादरलैंड की बात जाकर के इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह करके आए। लेकिन जो ईरान हमारे देश को 60 दिन का क्रेडिट देता था, भारतीय करेंसी पर सामान देता था, सस्ता आता था, सब्सिडी देता था, 7 दिन में शिप हमारे देश में आ जाता था, उसे छोड़ करके अमेरिका से लेने के लिए सौदा कर दिया, जिसका ट्रांसपोर्टिंग ही 3 गुना पड़ जाएगा, रेट भी महंगे पड़ेंगे, डॉलर में देने पड़ेंगे। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 95 को पार कर गया है। इस वक्त शेयर मार्केट में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। 29 से 30 दिन जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध के दौरान तकरीबन 94 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है। 53 लाख करोड़ रुपए 1 साल का बजट है हमारे देश का, लेकिन सरकार को फिर भी फर्क नहीं पड़ता। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, आसाम और 1 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। इन 5 राज्यों के चुनाव में हमारे देश का प्रधानमंत्री व्यस्त है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एलपीजी के लिए लोग सड़कों पर हैं, 2000 से लेकर 5000 तक ब्लैक मिल रहा है, पेट्रोल डीजल गैस की किल्लतें हो रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो।
पश्चिम बंगाल, आसाम, चाहे किसी भी स्टेट में ले लीजिए, हर जगह लंबी लंबी कतारें हैं। फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहता है सब कुछ चंगा से, लेकिन लोग लंबी लंबी कतारों में हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी के साथ भी वही हो रहा है, ट्रंप के साथ भी वही हो रहा है। लेकिन ईरान इजराइल के इस युद्ध में बहुत ही बड़ा पेच फंस गया है। लेकिन अब आते हैं उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो मोदी सरकार है बड़ी चंगुल फंस गई है। नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा कल दे दिए थे, लेकिन सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ इंकार कर दिया। अब नीतीश नायडू दोनों मिलकर के चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को मैंने बताया था कि चंद्रबाबू नायडू के 16 पवन कल्याण के 18 सांसद पूरी तरह से चुप्पी मार के रखे हैं तकरीबन 2 महीने से। नीतीश कुमार ने तुरंत पलट गए एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद। लेकिन समस्या यह है कि नीतीश कुमार ने 4 शर्तें रखी। 4 शर्तों में उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा, स्पीकर किसका होगा, होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, वित्त मंत्रालय किसके पास रहेगा। पहले इस बात का जवाब दिया जाए। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि जब वह राज्यसभा सांसद बन गए हैं और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिए हैं तो पूरी सरकार ध्वस्त हो गई है। सरकार गिर चुकी है बिहार की। इस समय कोई सरकार नहीं है बिहार में और कोई मंत्री नहीं है। नया सरकार का गठन होना है। नई सरकार क्या एनडीए की बनेगी या नई सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, इस बात पर डिस्कस है। लेकिन मान मनोबल का दौर शुरू है, लेकिन नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि जेडीयू के नेता ही अब जेडीयू के खिलाफ चले जाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता गया। बिहार में बगावत के सुर हैं। जेडीयू के अंदर 40 विधायकों ने बैठ करके गुप्त बैठक की थी। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर रोना पीटना चालू है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं, और नीतीश कुमार की पार्टी यह जानती है कि अगर निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार भी भारतीय जनता पार्टी हो गई तो दिल्ली जाते ही नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को के 89 विधानसभा सीटें हैं उसके पास। चिराग पासवान के पास 19, उपेंद्र कुशवाहा 4 सीटें, जीतन राम मांझी के पास 4। 10 सीटें आएंगी तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लेगी। दुविधा में दोनों गए, रहीमन मिले न राम, न दिल्ली में पद मिलेगा न बिहार में सीएम। हाथ एकदम खाली रहेगा। नीतीश कुमार ने यह मौका गंवा दिया तो नीतीश कुमार जानते हैं उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार भी दूध के धुले नहीं है। शरद यादव से पार्टी छीन ली थी, जॉर्ज फर्नांडिस से छीन लिया गया। नीतीश कुमार ने लेकिन अपने इस 20 साल के कैरियर में अपने परिवार को नहीं सक्रिय किया, लेकिन राजनीति के अंतिम पड़ाव में अपने बेटे निशांत कुमार को लाने के लिए विवश हो गए, क्योंकि पार्टी में भी मांग थी और नीतीश कुमार का भाई मन डोल गया। ऐसे में जिस बेटे को राजनीति में ला दिए उसके भविष्य को शुरू होने के पहले खत्म नहीं कर सकते नीतीश कुमार। इसीलिए एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत दिल्ली फोन लगा दिए कि यह 4 शर्तें हैं, नहीं तो इंडिया गठबंधन से ऑफर हमारे पास है। लेकिन यही बात तो चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि ऑफर हमारे पास इंडिया गठबंधन के पास है। उन्होंने 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को कि 1 फरवरी तक अगर शर्तें पूरी नहीं की गई तो समर्थन वापस ले लेंगे। 1 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 1 अप्रैल तो पार हो गया, बजट सेशन चल रहा है, 13 अप्रैल को पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की कोई नहीं सुना, और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया वह पूरा बजट तो खत्म हो गया, खराब हो गया, क्योंकि महंगाई कमरतोड़ हो गई। 22 रुपया सब्सिडी डीजल पर लगा दिया गया, 5 रुपया और 3 रुपया रेट बढ़ाया गया, लेकिन कंपनियों को 10 रुपया की सब्सिडी दी गई, प्रति लीटर 10 रुपये की सब्सिडी। आने वाले वक्त में जिस तरह से रेट बढ़ने वाला है, डीजल और पेट्रोल 200 के पार जाने वाला है, इस वक्त 120 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जा रहा है, लेकिन भारत में वह चीज पहुंचते पहुंचते 155 से 160 डॉलर प्रति बैरल पड़ रहा है। 160 डॉलर प्रति बैरल होने का मतलब है कि 200 रुपया लीटर पेट्रोल जाएगा। 9 अप्रैल को जिस तरह से पहले चरण का मतदान है, 9 अप्रैल को पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद
23 और 29 अप्रैल को है, 4 मई को रिजल्ट आएगा। लेकिन 29 मई को जब जैसे ही समाप्त होगा 29 अप्रैल को, 1 मई से रेट फिर बढ़ जाएंगे, फिर कमर तोड़ होगी। लॉकडाउन वाली परिस्थिति है कि इस लॉकडाउन के अंदर बड़े बड़े कंपनियों में ताला लगेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा। 300 से 350 रुपया लीटर केजी के हिसाब से सिलेंडर मिल रहा है। जो मजदूर बाहर जा करके, चाहे मुंबई हो, चाहे हैदराबाद, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, बेंगलोर, इन सब जगहों पर जाकर के जो मजदूर काम करते हैं, वह मजदूर 350 रुपया केजी लीटर के हिसाब से छोटे सिलेंडर में गैस भरा करके खाना खा करके काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में कोरोना काल से भी भयानक परिस्थितियां बनती जा रही है और अन्य अन्य शहरों से लोग अपने गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। जो लकड़ी खाना पकाने के लिए पूछ नहीं रहा था कोई, जो लकड़ी 400 रुपया क्विंटल मिल रहा था, वह 1500, 1600, 1200, 1300, 1100 रुपया क्विंटल मिलने लगा है। और जिस दिन सिलेंडर पूरा खाली हो गया उस दिन इसकी कीमत बढ़ जाएगी। आखिर मोदी सरकार ने केरोसिन का फैसला क्यों लिया और पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिलेगा इसका फैसला क्यों लिया? केरोसिन जो सस्ता होगा, केरोसिन लोगों को देने से बेहतर होगा कि डीजल पेट्रोल में मिला करके पेट्रोल पंप वाला 200 रुपए लीटर बेचेगा और लोगों को केरोसिन भी नहीं मिलेगा। उसका परिणाम यह होगा कि जो गाड़ियां चलाएंगे उस पेट्रोल को डाल करके उनकी गाड़ी 15 साल के जगह 5 साल में वह कटने के लायक हो जाएगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें प्रदूषण नहीं चाहिए, प्रदूषण रोकना है, दूसरे तरफ प्रदूषण को पैदा कर रही है। जो 25 से 30 साल गाड़ी का वैल्यूएशन होता था वह 10 से 12 साल पर और 15 साल पर ला करके खड़ी कर दी। इस सरकार ने सिर्फ देश को लूटने का कार्य किया। अब डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है, आईएमएफ की रिपोर्ट यह कहती है सी ग्रेड में भारत है और भारत के करेंसी का विश्वास नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भारत की साख लगातार गिरती जा रही है, कोई भी देश भारत को पूछ नहीं रहा है। ऐसे में बड़े बड़े उद्योगपति जो दूसरे देशों से आकर के बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं वह डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी करेंसी मजबूत होती है। लेकिन जिस तरह से 50 से लेकर के 90 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निकला है, हमारी करेंसी धड़ाधड़ गिरने लगी है। रसिया ने 16 टन, तुर्की ने जिस तरह से सोना बेचा है, अभी तक विश्व में 56 टन सोना बेच दिया गया है और अलग अलग देश सोना बेचने में लगे हुए हैं। यह सोना जैसे बिकेगा हमारे देश की करेंसी उतनी ही और कमजोर होगी। नरेंद्र मोदी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अब सरकार बचानी है। अब इन मूल मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि सरकार बचानी है अगर नरेंद्र मोदी को तो 272 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन नीतीश ने जिस तरह चक्कर में डाला है, चंद्रबाबू नायडू अभी भी चुप्पी बनाए हुए हैं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं जानता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चाओं में यह विषय है। लेकिन रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम जो राहुल गांधी के बहुत खास हैं, उनसे जब चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जब मिलते हैं और नारा लोकेश का बयान आता है कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में एंट्री मारेंगे और नीतीश कुमार जब राज्यसभा सांसद बन गए, यानी कि नीतीश नायडू केंद्र की राजनीति में आ रहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय सौंपेगी इन लोगों को? सवाल ही नहीं उठता। उस दिन को याद कीजिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, तो मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को छोड़ करके एनडीए गठबंधन के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को बनाइए। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के हिसाब से काम होगा, हर एक कोई आप सरकार के बचाव में होगा। लेकिन आप भाजपा के एजेंडे को चलाएंगे तो हम नहीं बचाने के लिए आएंगे। आज वही परिस्थिति है। नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को निकलने का रास्ता नहीं है, तो उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है और जब सवाल खड़ा हो रहा है तो चैनलें बंद हो रही है। अब हर मंत्रालय को आदेश दे दिया गया, कृषि मंत्री हो, वित्त मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, चाहे बाकी के मंत्रालय हो, इन मंत्रालयों को दे दिया जो आपके खिलाफ दिखाता है आप उसके चैनल को बंद कर सकते हैं। हर मीडिया दलाल नहीं होता, हर मीडिया चाटुकार नहीं होगा। जब से सोशल मीडिया का प्रचलन चला है इस देश के अंदर, मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। लेकिन यही सोशल मीडिया का आधार था जिससे नरेंद्र मोदी सत्ता में भी आए थे। आज नरेंद्र मोदी को यही दांव उल्टा पड़ गया है। जिस तरह से ईरान इजराइल के युद्ध में बैकफुट पर आए हैं, जेफरी एप्स्टीन फाइल में जिस तरह भारत के
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उद्योगपति अनिल अंबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया उसमें, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईरान बार बार कह रहा है कि एप्स्टीन गिरोह से मैं लड़ रहा हूं, लेकिन एप्स्टीन का अगर बात भी छोड़ दे तो भारत में कितने एप्स्टीन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जा रहे हैं, यह भी सवालों के घेरे में आ गया। लेकिन इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है और सरकार बचाने की कोशिश हो रही है। नेपाल से सीख लेती हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नेपाल में निजाम बदलने के बाद में तुरंत गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, क्योंकि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। मोदी और शाह ने तो उससे बड़ा गुनाह किया है, इस देश के लोकतंत्र को ही धराशाह कर दिया है। चुनाव आयोग एसआईआर के तहत लाखों की संख्या में लोगों के नाम काट रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख, बिहार के अंदर 65 लाख, पश्चिम बंगाल के अंदर 70 लाख। इस तरह से तकरीबन अभी तक टोटल 16 करोड़ के तकरीबन आसपास वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कट गए। क्या वह व्यक्ति जीवित नहीं है? लेकिन नहीं, एक धांधली के तहत विपक्ष के वोट को काट करके और सत्तारूढ़ दल के वोट को डुप्लीकेट वोटर तैयार किए जा रहे हैं। बिहार में चुनाव होगा तो गुजरात और महाराष्ट्र से लोग जाएंगे और पश्चिम बंगाल में होगा तो बिहार और आसाम से आएंगे। इस तरह से करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारे चुनाव जीत रही है, जो आने वाले वक्त में इस देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी सत्ता बचाती हुई सरकार नजर नहीं आ रही है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया डिजिटल रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।